जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। तो आज हम करते हैं यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन के PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को देखते टाइम पे ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी लिंक, तो आप सभी फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जनरल मैनेजमेंट के आज हम सेकेंड पार्ट की, और इसी के साथ आप सभी के स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो लेखा मानक फर्स्ट है इस विषय में ये क्या व्याख्या करता है कि नकदी प्रवाह विवरण को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को, या लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, या मूल्यह्रास लेखा यानी डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, या सूची मूल्यांकन यानी इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो ये अगर हम देखें कि एक तरह से किस इस विषय में जो व्याख्या करता है जो मानक फर्स्ट है, ये अगर हम देखें तो लेखांकन नीतियों का एक तरह से प्रकटीकरण है यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो कि भारत में लेखा मानक फर्स्ट जो कि इस विषय में व्याख्या करता है। तो आप सभी ने करेक्ट आंसर किया होगा, ऑप्शन वी आप सभी का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम होता है, जन्मतिथि होती है, लिंग होता है, वैवाहिक स्थिति होती है, पता आदि, ये सभी जो है आपके शामिल होते हैं। तो अगर हम देखें कि आवेदन पत्र में जो विवरण के लिए एक तरह से ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। अगर किसी व्यक्ति का, आसान सा क्वेश्चन है, अगर किसी पर्सन का, उसका कैंडिडेट का अगर हम देखें तो नाम पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, या सेक्स यानी कि लिंग पूछा जाता है, या आपके मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है कि वो सिंगल है या मैरिड है, या एड्रेस पूछा जाता है, तो आसान सा है आपके लिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही है, पर्सनल इंफॉर्मेशन उससे मांगी जा रही है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है आप सभी का, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है। आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा यानी कैप्चर इकोनॉमिक डाटा, या वित्तीय लेन देन से संबंधित यानी रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करना यानी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सन एंड गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना है, कॉम्प्लिस नॉन इकोनॉमिक गोल्स। तो लेखाकरण का जो प्राथमिक कार्य होता है अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तरह से वित्तीय लेन देन से संबंधित है, आपके रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सेकेंड ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शानदार क्वेश्चन है अगर हम देखें आज की क्लास का, कि आकस्मिक देयताएं जो होती है किस में दिखाई देती हैं, बैलेंस शीट, तुलन पत्र में, या चेयरमैन की रिपोर्ट में, अध्यक्ष की रिपोर्ट में, या शेयर धारकों के नोटिस में, शेयर होल्डर्स नोटिस में, या तुलन पत्र के लिए लेखा पर जो नोट्स होते हैं। तो देखिए आकस्मिक देयताएं अगर हम बात करें ये किस में दिखाई देती हैं, तो आपके लिए जो आंसर हो जाएगा तुलन पत्र, जो आपके देखिए कि नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र के लिए लेखा पर जो नोट्स होते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी बात की जाती है। फोर आंसर आप सभी ने राइट आंसर किया होगा। देन अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार निम्न जो आपका स्पेस दिया गया इसमें से निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। केवल वित्तीय और निवेश यानी फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट ओनली, या निवेश वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन, केवल वित्तीय और लाभांश, या केवल पूंजी बजट, नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन। तो देखिए वित्तीय प्रबंधन का जो निर्णय है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक तरह से निवेश वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन यानी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। एंड इसके बाद अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में, जहां पे आपको मिल रहा है एमपीपीएससी सब्सक्रिप्शन पर 20% का डिस्काउंट विद आपके देखे तो 6 मंथ का फिर एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे 22 से 26 दिसंबर तक अगर हम देखें तो ये ऑफर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन से बैच चल रहे हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यहाँ पे आपको 12 मंथ पे 4 मंथ का एक्स्ट्रा मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, एंड 6 मंथ पे 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। यानी कि सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए आप सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एमपी एग्जाम्स 10 के थ्रू आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। 20% का डिस्काउंट विद आपको देखे तो एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। एमबीपीएससी सब्सक्रिप्शन पर भी 20% का डिस्काउंट है, विद एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको मिल रहा है 6, 4 एंड 2 मंथ का। एंड बैच जो यहाँ पे दिसंबर मंथ के जो कोर्सेज है जैसे कि ग्रुप 4 का कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड प्रीलिम्स एंड मेंस का अनुदर्शन बैच से 22 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। नोट्स भी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा 6 क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से अगर हम देखें कौन जो कि एक कर्मचारी को उसके जो उसकी समस्या है इसको सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है, आपके दिए गए ऑप्शंस में से। तो अगर आप क्वेश्चंस को समझेंगे सही तरीके से तो एक तरह से समस्या समाधान प्रशिक्षण यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग,
जो कि एक तरह से कर्मचारी को उसकी समस्याओं से सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। तो कौन तैयार करेगा? जो समस्या समाधान यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग होगी, वही उससे आपकी समस्याओं से निकलने का एक तरह से निदान करा बता सकता है। तो आप सभी के लिए एक आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को उसकी भाषा को, उसके क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर उससे आप समझेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रभावन क्षमता, ये अगर हम देखें कि किस पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का एक तरह से मापन करती है, यानी कि पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, या ईपीएस, या इक्विटी कैपिटल, या डेप्ट कैपिटल। देखिए, संयुक्त प्रभावन क्षमता जो होती है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये ईपीएस पर आपके देखें तो ईपीएस पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आप सभी को जानकारी, तो आप कमेंट करके एक बार आप सभी जरूर बताएं कि आपका क्या यहाँ पे होता है ईपीएस का फुल फॉर्म। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नियम के अंतर्गत जो ट्रायल बैलेंस है, यानी कि शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। किस नियम के अंतर्गत? ट्रायल बैलेंस। देखिए, जो ट्रायल बैलेंस होता है, एक तरह से अगर हम बात करें, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, जो कि एक ट्रायल बैलेंस होता है। शेष परीक्षण, जो कि अगर हम देखें तो प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो अगर हम देखें तो सेकेंड ऑप्शन आप सभी ने करेक्ट आंसर किया होगा। देन अगला क्वेश्चन है कि एक बैंक समाधान विवरण को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? थोड़ा सा आप इन क्वेश्चंस को टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड फिर क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर आंसर करने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक बैंक समाधान विवरण को अगर हम बात करें, तो रोकड़ वही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण, यानी कि बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। देखिए, एक बैंक समाधान विवरण को अगर हम देखें किसकी सहायता से तैयार किया जाएगा, तो आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो बैंक कॉलम यानी कि जो कैश बुक होगी और जो बैंक का स्टेटमेंट होगा, उसी के अनुसार उसे तैयार किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोग जो होते हैं अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है, वो किसके अंतर्गत आती है आपकी? यानी कि उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट, शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर पावर, या संबंधन की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, लोग जो होते हैं, किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें, लोग जो होते हैं अपने कार्य में जब बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो जो उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है, वो एक तरह से संबंधन की आवश्यकता, यानी कि नीड फॉर एफिलिएशन। एक तरह से संबंध अच्छा बनता है, अगर हम देखें अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें जो सहायक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आप एग्जांपल में समझ सकते हैं कि जैसे कि जो बोनस दिए जाते हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं, अगर वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक तरह से संबंधन की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन के अंतर्गत आते हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए तो थर्ड आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्या है हमारा क्वेश्चन कि यहाँ पे नौकरी के जो वर्गीकरण है, जैसे सीईओ हो गया, सीईओ का पद हो गया, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, कार्यकारी निदेशक हो गए, अगर हम देखें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं, ये निम्न में से किसके साथ जुड़े होते हैं? यानी कि शीर्ष प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, टॉप मैनेजर्स के अंतर्गत, या मध्य स्तर के जो प्रबंधक होते हैं, या जो निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी को पता है कि ये एक, अगर हम देखें तो टॉप लेवल की पोस्ट है, टॉप मैनेजर के अंतर्गत आएंगे। सीईओ का कोई कंपनी है, अगर उसका सीईओ है, तो वो एक तरह से टॉप लेवल पे रहता है। शीर्ष प्रबंधक के अंतर्गत आता है, टॉप मैनेजर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को इनमें से किसके हिस्से के रूप में परिलक्षित किया जाता है? यानी कि एक पूर्वानुमानित तकनीक, एक अनुपात विश्लेषण, या तुलन पत्र की तैयारी, या निधि प्रवाह विश्लेषण। देखिए, धन वक्तव्यों के जो उपयोग हैं और स्रोत हैं, इन्हें अगर हम बात करें तो निधि प्रवाह विश्लेषण, यानी कि ए फंड्स फ्लो एनालिसिस के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा, जो धन वक्तव्य है इनके उपयोग और स्रोतों को। तो आपका देखें तो फोर आंसर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिफल की आवश्यक दर, जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। प्रतिफल की जो आवश्यक दर है, इक्विटी की लागत, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, या बरकरार रखी जो कमाई की लागत होती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, या वरीयता पूंजी की लागत, यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रतिफल की आवश्यक दर जो होती है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ठीक है, जो कि एक संरक्षण के लिए बनाई
जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि प्रबंधकों की जो परिष्कृत प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। इनमें से फिल ब्लैंक्स जो दिया गया इसे फिल करना है, क्या राइट आंसर होगा। जैसे कि कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, कंप्यूटर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, जो इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम होगा, जो आपके बजटरी कंट्रोल सिस्टम होगा, या जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके कंप्यूटर आधारित जो सूचना प्रणाली होती है, जो प्रबंधक होते हैं, इनके जो परिष्कृत प्रणालियों में विकसित करने में मदद करता है, जिससे सूचना पर क्या होता है, बेहतर नियंत्रण मिलता है। तो अगर हम देखें तो एक सही ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूंजीगत व्यय किसमें परिलक्षित होता है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखें यहाँ पे तो ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल पे आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैनेजमेंट के जरूर आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूंजीगत व्यय जो होता है, ठीक है, पूंजीगत व्यय जो होता है इसमें अगर हम देखें तो एक तरह से बैलेंस शीट में परिलक्षित होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में ही आपके जो कैपिटल अगर हम देखें एक तरह से होगा, कैपिटल का जो व्यय होता है, ठीक है, पूंजी का जो व्यय होता है वो किस में होगा, बैलेंस शीट में होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये थे वीए ग्रेक्यूनास। क्या नाम था इनका, वीए ग्रेक्यूनास इनका नाम था, जो कि नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का इन्होंने सूत्र प्रस्तुत किया था। तो आप सभी ने 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर किया है। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा इनमें से अगर हम देखें तो सही नहीं है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। देखिए, मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मुद्रा का जो आपका कालांतराल मान नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, मनी डज नॉट हैव टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये एक तरह से सही नहीं है। क्या बोला गया, मुद्रा का कालांतराल, यानी कि जो आपका मनी है, जो मुद्रा है, मनी डज नॉट हैव टाइम वैल्यू, ये बोला गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे अगर हम देखें तो सभी ऑप्शन आपके राइट है। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है। केवल इमारत की बिक्री, सेल्स ऑफ बिल्डिंग ओनली, केवल शेयर जारी करना, इशू ऑफ शेयर्स ओनली, केवल लिया हुआ सावधि ऋण यानी कि टर्म लोन बोरोड ओनली, या उपरोक्त सभी। देखिए इनमें से अगर हम देखिए कौन सा एक तरह से फंड का स्रोत, फंड का सोर्स पूछा गया है। अगर आप सही तरह से इसे क्वेश्चन को आप समझेंगे तो यहाँ पे सभी हो जाएगा आपको, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें किस रूप में जाना जाता है, लोगो के रूप में जाना जाता है। लोगो एक पहचान होती है, ब्रांड की पहचान। सभी अगर हम बात करें, आप हमारे ही चैनल पे आप देखेंगे कि हमारे चैनल का जो लोगो है तो एक अलग सा आपको दिखेगा। ठीक है, यानी कि सबकी एक अपनी पहचान होती है। तो एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है, तो लोगों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कीजिएगा। संख्यात्मक पदों में दी गई जो भविष्य अवधि होती है इसके अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। इनमें से क्या, प्रोजेक्ट्स या बजट या प्रोग्राम या प्रोसीड्यूर्स, यानी कि कार्य की जो विधियां होती हैं आपके। तो बजट जो होता है, बजट संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें वी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन इनमें से लाभांश प्राप्त करेगा। क्वेश्चन को समझिएगा। क्रेता से आप जो बायर होते हैं, ठीक है, क्रेता बायर, एंड जो आपके विक्रेता होंगे वो सेलर होंगे। यानी कि कोई अगर खरीदने वाला बायर जो है वो लाभांश रहित दिनांक से, ठीक है, इसमें से अगर हम देखिए किसी विक्रेता से यानी कि सेलर से शेयर खरीदता है तो इनमें से कौन लाभांश प्राप्त करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर हम देखें तो आपके विक्रेता अगर हम देखें तो इसमें लाभांश प्राप्त करेगा, क्योंकि लाभांश रहित दिनांक पर अगर हम देखें किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो आपका देखें तो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। दिन अगला क्वेश्चन है,
इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, एमबीओ। एमबीओ का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एंड निबंध मूल्यांकन, इजी इवेल्युएशन, या जबरन पसंद यानी फोर्स्ड चॉइस, या ग्राफिक रेटिंग मापनी यानी कि ग्राफिंग रेटिंग जो स्केल होती है आपकी। यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में अगर आप राइट आंसर करेंगे, ये होगा इजी जो आपका एसे इवेल्युएशन होता है अगर हम देखें, ठीक है, एसे इवेल्युएशन यानी कि निबंध मूल्यांकन, जो कि एक तरह से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो एसे इवेल्युएशन अगर हम देखें, थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। वी आंसर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति जो निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है, यानी कि लेजेज फेयर यानी कि अबंधता, हस्तक्षेपी जिसे आप बोलते हैं, लोकतंत्री यानी कि डेमोक्रेटिक, या ऑटोक्रेटिक एक तंत्री, या विनोवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति जो निम्न सरोकार और लोगों के प्रति जो निम्न सरोकार के द्वारा जो अभिलक्षित की जाती है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अबंधता, अहस्तक्षेपी, ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है 24 कि व्यक्ति जो है फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। सेंसिंग यानी कि संवेदनशील व्यक्ति, या इंट्यूशन जो सहज बोध होता है, या थिंकिंग यानी चिंतनशील व्यक्ति, या फीलिंग। देखिए, जो अगर हम बात करें, अगर आप खुद पे एनालिसिस करके अगर आप इनसे आंसर करेंगे आप इसका, तो जो एक तरह से चिंतनशील व्यक्ति होता है, चिंतनशील जो व्यक्ति होता है वो फैसले और निर्णय लेने में एक तरह से वस्तुनिष्ठ विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है, ठीक है। तो थिंकिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो आपका राइट आंसर है। एंड आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आपको और भी क्वेश्चंस की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अगर आप सभी के शेयर आपके ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे एंड व्यू के थ्रू आप सभी को ऐसे ही पार्ट मिलते रहेंगे। तो आप ये जरूर करें, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है आपके, इनमें से कौन सा धन का स्रोत है? देखिए, सेल ऑफ बिल्डिंग ओनली, केवल शेयर जारी करना, या केवल लिया हुआ सावधि ऋण, टर्म लोन बोरोड ओनली। देखिए, इनमें से धन का स्रोत अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। एंड कुछ और भी बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। रिवीजन बैच फ्रॉम एमपीपीबी एंड व्यापम का बैच आपके 16 दिसंबर से चल रहा है, एंड ये 8 दिसंबर से आपका प्रीलिम्स का रिवीजन बैच चल रहा है, ठीक है। टेस्ट भी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। एंड 15 दिसंबर से आपका ये अनुदर्शन बैच आपका चल रहा है। एमपी पटवारी का बैच 28 नवंबर से चल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है, फ्री एंड प्लस क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं। लाइव क्यूज आप दे सकते हैं एप्लीकेशन पे, एंड यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। फिर टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, लाइव क्लासेज मिल रही हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है आपके। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी ऐसे ही पार्ट आपको मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।